सार्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का छठा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय का प्रथम भाग देखा था, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ तथा इसकी स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है तथा साथ ही इसके प्रमुख अंगों के बारे में भी अध्ययन किया था। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार से संबंधित बहस को देखेंगे। किसी भी संस्था में बदलते समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रासंगिकता समाप्त होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की मांग उठी है। इसमें दो तरह के सुधार की मांग उठी है। पहला तो यह है कि इस संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार किया जाए। तो अब ये देखा जाए कि ये बनावट और प्रक्रिया में किस तरह की सुधार की मांग हो रही है। तो सबसे प्रमुख मांग जो की जा रही है वो है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा जो इसमें सुधार करने की मांग हो रही है वो ये हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार है, जिस क्षेत्र तक ये अपना कार्य करता है, उस न्यायाधिकार को बढ़ाने की या उसमें सुधार करने की मांग हो रही है, जिसमें कुछ देश का कहना है कि यह संगठन जो है शांति और सुरक्षा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाए, जबकि कुछ देश का मानना है कि यह संगठन जो है अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक ही अपने आप को सीमित रखे। अब देखिए कि ये सुधार की मांग क्यों उठने लगी है। देखिएगा कि 1991 के बाद विश्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के अनुसार इसमें सुधार की मांग होने लगी है। तो 1991 के बाद देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आया है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है और सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो विश्व का जो शक्ति संतुलन है वो उसमें परिवर्तन हुआ है। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है उसमें ये हुआ है कि अमेरिका जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र महाशक्ति रह गया है। तीसरा जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। तो रूस और अमेरिका के बीच अब जो संबंध है वो ज़्यादा सहयोगात्मक है। अब वो इसमें उतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो और अगला जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि चीन जो है महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और साथ साथ भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो परिवर्तन हुआ है कि इसमें कई सारे जो नए देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं, जिसमें कि अधिकतर जो सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देश जो बने थे वो शामिल हुए हैं। उसके अलावे कई सारे जो साम्यवादी देश थे वो उनमें कई सारे बदलाव हुए और वो एक देश से दो देश से तीन देश टूट कर बने हैं। तो वो सारे देश नए नए शामिल हुए हैं। तो इस तरह से अब कई सारे देश शामिल हो चुके हैं। और वैसे भी यूएनओ की स्थापना के समय में मात्र 51 कंट्री जो थे इसके सदस्य बने थे और वर्तमान में अब 193 सदस्य जो है इसके सदस्य हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। साथ में अब देखेंगे कि विश्व के सामने नई नई चुनौतियां प्रस्तुत हो रही है, जैसे कि जनसंहार का मामला है, गृह युद्ध का मामला है, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, महामारी है। वर्तमान में ही देख लीजिए कि किस तरह से कोरोना महामारी जो चल रहा है उसमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ में परमाणु प्रसार का जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा जो है नए नए मुद्दे उभर कर आ रहे हैं जिसको कि डील करना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एशिया की अर्थव्यवस्था जो है तेजी से वृद्धि कर रही है, जिसमें चीन और भारत तो है ही, साथ में आप दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन जो आसियान का है उसके देश भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रक्रिया और ढांचा में किस तरह की सुधार की मांग की जा रही है। तो इसमें 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मीटिंग में आम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में इन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है
अब जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय चूंकि मात्र 51 कंट्री इसके सदस्य थे, तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये सदस्य निर्धारित किए गए थे सुरक्षा परिषद में। लेकिन अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दायरा है बहुत बढ़ा है, साथ में कई सारे देश, नए नए देश उसके सदस्य बने हैं, तो अब ये जो है इसकी नुमाइंदगी सही ढंग से नहीं कर रहा है। उसका दूसरा जो इसमें प्रस्ताव में दिया गया था वो ये था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो कोई भी निर्णय होता है उस निर्णय पर पश्चिमी मूल्यों यानी कि पाश्चात्य देश जो है उनकी मूल्यों की छाप होती है, उनके हितों की छाप होती है और फैसले पर इन्हीं देशों का दबदबा होता है। तीसरा जो इन्होंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस तरह से 3 बात कही गई थी और इसके आधार पर जो यूएनओ के तत्कालीन महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने एक ये करवाया कि जांच करवाया कि क्या सही में सुधार की आवश्यकता है और सुधार की आवश्यकता है तो किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में जांच करके कुछ सुझाव दिए गए थे। इस सुझाव को हम देखते हैं कि कौन सा सदस्य जो है नया सदस्य बनाया जाना चाहिए, किसको बनाया जाना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या हो। इस संदर्भ में जो सुझाव आया था उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला सुझाव था कि उसी देश को सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी जानी चाहिए जो बड़ी आर्थिक ताकत हो, साथ में वह बड़ी सैन्य ताकत भी हो, उसके अलावा वह यूएनओ के बजट में ज़्यादा योगदान करता हो, उसके साथ साथ जनसंख्या के लिहाज से भी बड़ा राष्ट्र हो, साथ में लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, उसके अलावा अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। जो ये सारे क्राइटेरिया बताए गए, तो इस क्राइटेरिया में भी कई समस्याएं थी कि अब आर्थिक ताकत होनी चाहिए, तो कितनी बड़ी आर्थिक ताकत हो तो उसको सदस्यता दी जाए, या कितनी बड़ी सैन्य ताकत हो तो उसकी सदस्यता दी जाए, यूएनओ में कितना बजट में योगदान करता हो तभी उसको सदस्यता मिलेगी। तो इस तरह से कई सारे बातें इसमें भी समस्या उत्पन्न हो रही थी। साथ में जब भूगोल का आधार बनाया गया तो भूगोल में ये कहा गया कि अभी जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उसमें एशिया से 1 हैं, उसके बाद यूरोप से 2 हैं, 3 कहा जा सकता है क्योंकि रूस जो है यूरेशिया है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, लेकिन उसको यूरोप में ही काउंट किया जाता है। और साथ में एक उत्तरी अमेरिका से अमेरिका है। तो अब उसमें कौन सा देश महादेश से नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका से नहीं है और अफ्रीका से नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको सदस्यता दी जानी चाहिए, उसके बाद ही किसी और को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो इस संदर्भ में कई सारी समस्याएं भी उठी। उसके बाद एक सुझाव ये आया कि ऐसा क्यों न किया जाए कि 5 जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य, उनका वीटो पावर ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इस सुझाव में कई सारी समस्याएं थी। सबसे पहले तो समस्या ये थी कि सुरक्षा परिषद में ये जो सुधार की बात जो की जा रही थी कि वीटो पावर ही ख़त्म क्यों न किया जाए, तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि ये 5 वीटो पावर जो हैं वो अपना शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि कोई इस तरह का सुझाव आता है, क्योंकि इनके सहमति के बिना ये सुधार संभव नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई ऐसा सुधार करने का प्रस्ताव आता है तो ये अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस सुझाव को समाप्त कर देंगे। साथ में ये भी एक बहस उठ रही है कि यदि वीटो पावर इनका ख़त्म कर दिया गया तो फिर ये जो बड़ी शक्तियां हैं ये यूएनओ में दिलचस्पी नहीं लेंगे, और जब यूएनओ में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो इस संगठन का जो प्रभावकारिता है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अब देखिए कि यूएनओ का न्यायाधिकार, जो दूसरा सुधार की बात हो रही है कि यूएनओ का न्यायाधिकार में भी कुछ चीज़ जोड़ा जाए या इसमें सुधार किया जाए। तो इसमें देखेंगे कि जब यूएनओ का 60वां सालगिरह 2005 में मनाया जा रहा था, तो उस समय जो मीटिंग हुई थी तो उसमें जो सदस्य देश आए थे, भाग लिए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कि यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ मुद्दे को रखा कि इस क्षेत्र में यूएनओ को काम करना चाहिए। तो वो मुद्दे थे कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए। साथ ही दूसरा जो प्रस्ताव में दूसरा पॉइंट जो था कि कोई भी देश यदि अपने नागरिकों के अत्याचार से बचाने में असफल रहता है तो विश्व बिरादरी को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा था कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 को कर दिया गया है। तो इस प्रकार एक तो ये लागू हो चुका है।
जो चौथा जो इसका मुद्दा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसको प्राप्त किया जाए। उसके बाद जो पांचवा मुद्दा था इसमें कि हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए। उसके बाद इसमें एक और प्रस्ताव में था कि एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, हालांकि ये अभी तक हुआ नहीं है। साथ में जो न्यायिकता परिषद था, मैंने बताया था कि जो 6 अंग थे यूएनओ के, उसमें से एक अंग न्यायिकता परिषद भी थी, जिसको कि समाप्त करने पर इस मीटिंग में सहमति बनी थी। तो इस प्रकार यूएनओ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए ये सारे प्रस्ताव दिए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएनए में जो सुधार है उसमें भारत कहाँ तक अपना हित देखता है या भारत का क्या विचार है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारत भी चाहता है कि वो यूएनए में सुधार हो। इसके लिए वो कई सारे तर्क भी देता है कि पहला तो तर्क यह देता है कि वैश्विक स्थिति जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के अनुसार यूएनओ में भी सुधार होना चाहिए। दूसरा जो ये तर्क देता है कि यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ाने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो तर्क देता है कि यूएनओ में जो है सदस्य संख्या बहुत बढ़ गया है, इसके बावजूद सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो स्थिर है। तो इससे क्या हो रहा है कि सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र, उसकी हानि हो रही है। तो इसलिए इसका मानना है कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि यूएनओ के जो विश्व बिरादरी से ज़्यादा समर्थन प्राप्त होगा, और जब ज़्यादा समर्थन प्राप्त होगा तो यूएनओ अपने कार्य में ज़्यादा सफल होगा। इसके अतिरिक्त जो एक और जो तर्क दिया जाता है भारत की तरफ से वो ये है कि यूएनओ के आम सभा में ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो विकासशील देश हैं, अतः सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की भी भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार भारत भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो। अब देखेंगे कि भारत भी इस सुधार के माध्यम से अपने को अस्थायी सदस्य के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है और इसके समर्थन में कई सारे तर्क भी दिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या तर्क दिया जा रहा है। तो सबसे पहला तर्क तो यही है कि भारत जो है विश्व आबादी का 1/5 हिस्सा जो है वो भारत में निवास करता है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक बड़ा देश है। दूसरा जो तर्क है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तीसरा जो तर्क दिया जाता है कि भारत यूएनओ के सभी पहलकदमियों में बराबर हिस्सेदारी किया है। चौथा जो तर्क है वो ये है कि यूएनओ की शांति बहाल करने के प्रयास में भारत जो है ठोस भूमिका निभाता आ रहा है और अभी भी वर्तमान समय में भी यूएनओ की जितनी भी शांति सेना है उसमें सबसे अधिक सेना जो है भारत की ही है। पांचवा जो तर्क दिया जाता है कि भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। छठा तर्क दिया जाता है कि भारत जो है यूएनओ के बजट में नियमित रूप से योगदान दिया है। तो इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में शामिल किया जाना चाहिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको देना है कि भारत इसके लिए न एक मुहिम चला रहा है कि उसको भी अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये किन किन देशों के साथ मिल करके ये मुहिम चला रहा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अब हम देखते हैं कि भारत की अस्थायी सदस्यता बनने के रास्ते में क्या क्या अवरोध है, यानी कि इसकी अस्थायी सदस्यता पर क्या क्या आपत्तियां जताई जा रही है। तो पहला आपत्ति तो यही है कि कुछ देश मानते हैं कि भारत जो है परमाणु हथियारों से संपन्न हो गया है, जिसके कारण कि ये भारत में ये जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध रहता है, जिसके कारण कि भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। तीसरा जो तर्क दिया जाता है कि यदि भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है तो फिर ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि को भी अस्थायी सदस्य बनाना पड़ेगा और इन देशों को सदस्य बनाने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वो विरोध करते हैं। तो इसके आधार पर भारत का भी विरोध हो रहा है। चौथा जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यदि सुरक्षा परिषद में किसी भी तरह का विस्तार होता है तो फिर सबसे पहले अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इस महादेश से इस सुरक्षा परिषद में कोई भी सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अस्थायी सदस्य बनने में भी कई सारे अवरोध अभी भी हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।